नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट, बीटेट एंड अदर टेट के लिए जो है एक नया टॉपिक लेकर के हैं जो हिंदी से रिलेटेड है। और हिंदी में जो है ये हिंदी के लिए जो है हिंदी विषय के लिए जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है 15 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर, इसका नाम है अपठित गाधांश यानी कि अनसीन प्रोज। आज प्रोज के बारे में यानी गाधांश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गाधांश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल जो है ये आता है, और क्योंकि ये सीटेट का जो है टॉपिक ही है जिसमें 15 नंबर का जो है आपको गाधांश आता ही है। ठीक है, तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी भाषा 1 के प्रश्न पत्र में गाधांश एवं पदांश पर आधारित 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है एक गाधांश व एक पदांश दिया जाता है। गाधांश पर आधारित अब तक जो है 9 प्रश्न पूछे गए। ये पीछे का है, लेकिन अब जो है बहुत जो है क्वेश्चन लगातार जो है पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में हर एक जो है आप देखें, इस बार भी जितने शिफ्ट में सभी में गाधांश पदांश रहा। तो आज हम उसी गाधांश पर जो है एकदम बेसिक से चर्चा करेंगे, एकदम ध्यान से करेंगे कि कैसे बनाना है, किस तरीक़ा से बनाना है और अच्छे नंबर इसमें लाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप सबसे पहले गाधांश के बारे में जो चीज़ें हैं उनको जान लीजिए। अपठित गाधांश का अर्थ है गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले पढ़ा न गया हो। ठीक है, अपठित गाधांश जिसको पहले पढ़ा गया न हो। ठीक है, अपठित गाधांश का मुख्य उद्देश्य किसी भी विषय को समझने, उसका संपूर्ण अर्थों में विश्लेषण करने तथा उनके भाषा संबंधी ज्ञान को परखना होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की समझ, बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि एवं योग्यता का परीक्षण करना भी इसका उद्देश्य है। आपको जो दिया जाता है गाधांश बनाने के लिए, उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? समझ, बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि एवं योग्यता का परीक्षण करना। ठीक है, और अपठित गाधांशों का पाठ्यक्रम निश्चित न होने के कारण इन्हें पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त किसी गद्य की पुस्तक, पत्रिका आदि से लिया जाता है। इसका जो है कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, इसको इसलिए ये कहीं कहीं से ले लिया जाता है। ठीक है, या यह भी संभव है कि प्रश्न पत्र सेट करने वाले व्यक्ति ने स्वयं उसकी रचना की हो। समझ गए? क्योंकि गद्य पद का कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से पूछा जाएगा। समझ गए? इसलिए यह संभव है कि अभ्यर्थी ने उद्धृत गाधांश को कभी नहीं पढ़ा हो। इस गाधांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को अपनी बोधात्मक क्षमता के आधार पर ही देने होते हैं। समझ गए? इतना समझ गए। इसमें ये अपठित गाधांश यानी कि एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये रिपीट होगा। क्वेश्चन भले ही कोई रिपीट हो जाता है, लेकिन गाधांश कभी भी रिपीट नहीं होगा। ये जो है नया नया ही आता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अब क्या है जो आपको जाननी है? गाधांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सर्वप्रथम दिए गए गाधांश को भली भांति पढ़कर उसके मूल भाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ठीक है, गाधांश पढ़ लें एक बार अच्छे से, और उसके जो मेन उसका उद्देश्य है, उसका जो मूल भाव है, उसको आप जान जाइए। ठीक है, 2 में है गाधांश में वर्णित महत्वपूर्ण विचारों एवं विशिष्ट शब्दों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि गाधांश में जो वर्णित इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होगा उसको आप क्या कर लें? अंडरलाइन कर लें। ठीक है, 3 में यह सदा याद रखना चाहिए कि अवबोध के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए गाधांश में ही विद्यमान होते हैं। ठीक है, इसमें जितना भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा उसका आंसर जो है इसी में रहता है। ठीक है, इससे बाहर नहीं रहता है, इससे ही आपको ढूंढना रहता है। ठीक है, इसलिए अतः एकाग्रचित्त होकर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए गाधांश को बार बार पढ़ना चाहिए। 1-2 बार आप उसको पढ़ें। ठीक है, प्रायः अवबोध के प्रश्नों में गाधांश के शीर्षक संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को गाधांश में निहित केंद्रीय भाव को भली भांति समझ लेना चाहिए। यानी कि गाधांश का क्या मूल उद्देश्य निकल रहा है, इसको आपको भली भांति जान लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि इसका जो है मूल उद्देश्य जो है पूछ देता है। समझ गए? या फिर पूरे जो गद्य रहेगा उसका मेन जो है क्या होता है, उसका सारांश पूछ देता है, उसका शीर्षक पूछ देता है कि क्या है इसका शीर्षक। समझ गए? चलिए आगे देख लीजिए। आगे है 2-3 पॉइंट और है, यहाँ पर देख लीजिए इसको। सीटेट में अवबोधात्मक प्रश्नों के साथ साथ दिए गए गाधांश से कुछ शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय याद रखना चाहिए कि शब्दों के अर्थ दिए गए गाधांश के अनुकूल हो। ठीक है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और यह आवश्यक नहीं कि इसके सभी अर्थों का उपयोग दिए गए गाधांश में हुआ हो। जिस विशेष अर्थ का उपयोग उसमें हुआ हो वही सही उत्तर होगा। ठीक है,
देखिए, अगर किसी के बारे में, कोई शब्द के बारे में, अगर जैसे समय है, समय के बारे में आपका अर्थ पूछा, तो आप गद्यांश को पढ़ के देखिए, उस गद्यांश में जो समय का अर्थ निकल रहा है वही उत्तर आपको देना होगा। समझ गए। गद्यांश पढ़ते समय सदैव रेखांकित पंक्तियों का या शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो रेखांकित रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, उसको ज़्यादा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को व्याकरण का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। हम इसको आज हम डिटेल बता देते हैं। इसके बाद जो है एक जो है गद्यांश पर चर्चा कर देंगे, और अगले वीडियो में जो है फिर से हम व्याकरण लेकर के आएंगे। एक जो है गद्यांश और एक पार्ट जो है व्याकरण हम लेकर के आएंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, आज हम पहला गद्यांश देखते हैं। ये तो बना हुआ है, चलिए नया गद्यांश पर हम चलते हैं। चलिए, नया गद्यांश पढ़िए। सबसे पहले जो है गद्यांश को आप पढ़िए। ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। यहाँ पर देख लीजिए, प्राचीन भारत में शिक्षा, बोल रहे प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। ठीक है, व्यक्ति के जीवन को संतुलित और श्रेष्ठ बनाने तथा एक नई दिशा प्रदान करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल करने और त्रुटिपूर्ण जीवन में सुधार करने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। ठीक है, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित किया जा सकता था। यानी शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे क्या होता है कि पूरा देश जो है बदल सकता है। समझ गए। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा पर निर्भर होना पड़ता है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, हम अपने जो है व्यक्तित्व के विकास को तभी परिमार्जित कर सकते हैं जब हमें अच्छे शिक्षा मिली होगी। ठीक है, आधुनिक युग की भांति प्राचीन भारत में भी मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा में ही संभव था। सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक वहन करना प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य माना जाता है। इसके लिए भी शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षित रहिएगा तभी आप एक शिक्षित समाज और स्वस्थ समाज बना सकते हैं। समझिए। चलिए आगे देख लीजिए। जीवन की वास्तविकता को समझने में शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान रहता है। भारतीय महर्षियों समझिए या फिर मुनियों ने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। विद्या का स्थान किसी भी वस्तु से बहुत उच्च बताया गया। प्रखर बुद्धि एवं सही विवेक के लिए शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। यह माना गया है कि शिक्षा ही मनुष्य को व्यावहारिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने और सफल नागरिक बनाने में सक्षम है। इसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा ने ही प्राचीन संस्कृति को संरक्षण दिया और इसके प्रसार में मदद की। यानी शिक्षा ही जो है, जो हमारी प्राचीन जो संस्कृति है उसको जो है क्या किया, आगे बढ़ाया और उसको संरक्षित करके रखा है। ठीक है, विद्या का आरंभ उपनयन संस्कार द्वारा होता था। विद्या का आरंभ क्या था, उपनयन संस्कार द्वारा होता था। ठीक है, उपनयन संस्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है। उपनयन संस्कार का जो है किस में उल्लेख मिलता है, तो मनुस्मृति में। ठीक है, मिलता है कि गर्भाधान मिलता है कि यहाँ पे लिखा है गर्भाधान जो है संस्कार द्वारा तो व्यक्ति का शरीर उत्पन्न होता है, पर उपनयन संस्कार द्वारा उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। समझ गए। प्राचीन काल में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य के पास भेजा जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो है, जो ब्राह्मण ग्रहण करता था, जो ब्रह्मचार्य ग्रहण करता था, ठीक है, वह लंबी अवधि की यथावधि ग्रहण करता है। यहाँ पर देख लीजिए, छंदोग्योपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्मचारी रूप से वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास जाने को प्रेरित किया था। आचार्य के पास रहते हुए ब्रह्मचारी को तप और साधना का जीवन बिताते हुए विद्याध्ययन में तल्लीन रहना पड़ता था। इस अवस्था में बालक जो ज्ञानार्जन करता था उसका लाभ उसको जीवन भर मिलता था। गुरु गृह में निवास करते हुए विद्यार्थी समाज के निकट संपर्क में जो है आता है। समझ गए। गुरु के लिए समिधा जल का लाना तथा गुरु गृह करना उसका कर्तव्य माना जाता है। गृहस्थ धर्म की शिक्षा के साथ साथ वह श्रम और सेवा का पाठ पढ़ता था।
ठीक है। और देख लीजिए, शिक्षा केवल सैद्धांतिक और पुस्तकीय न होकर जीवन की वास्तविकताओं के निकट होती थी। समझ गए। इसका जो मेन शीर्षक निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि शिक्षा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? शिक्षा का यानी कि महत्व। एक तरह से क्या है? शिक्षा का महत्व। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला है, प्रस्तुत गाथांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें जो है शिक्षा का लाभ, प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास, प्राचीन भारत में शिक्षा और भारतीय शिक्षा का प्रणाली। तो यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है बेहतर लग रहा है, प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास। यहीं से इसमें पूरा बताया गया है कि प्राचीन भारत में जो है शिक्षा का विकास जो है कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर ऊपर में भी दिया गया है, प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। तो यही प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास के बारे में जो है ये बताया गया है। ठीक है। प्राचीन काल में विद्यार्थियों के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से थे। तो ए में है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सही है। गुरु के साथ रहना, ये भी सही है। गुरु की सेवा करना, ये सही है। और डी में गृहस्थ जीवन व्यतीत करना। देखिए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करना नहीं था, गृहस्थ, यहाँ पर देख लीजिए, गृहस्थ धर्म की शिक्षा के साथ साथ वह श्रम और सेवा का पाठ पढ़ता था। ठीक है, उसका जो है पढ़ाई करता था, न कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था। ठीक है। तो ए, बी और सी इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है उसका कि प्राचीन काल में विद्या का आरंभ किस संस्कार से होता था, उसके बारे में वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पर आपको हम बताए हुए थे कि यहाँ पर देख लीजिए, विद्या का आरंभ क्या था? उपनयन संस्कार द्वारा होता था। और उपनयन संस्कार का जो है मनुस्मृति में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर उल्लेख किस में है? तो मनुस्मृति में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है किस ग्रंथ में मिलता है इसके बारे में वर्णन, तो मनुस्मृति में। ठीक, 4 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर है छांदोग्योपनिषद के अनुसार आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। 2 में देख लीजिए, ब्रह्मचर्य के लाभ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। 3 में भारतीय मनीषियों ने शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। देखिए, असत्य वाले में क्या होता है कि 3 ऑप्शन सही होता है और 1 ऑप्शन क्या होता है? गलत होता है। और प्राचीन भारत में मनुष्य का उत्थान धर्म कर्म में लीन रहकर ही संभव था, ये गलत है। ठीक है, प्राचीन काल में मनुष्य का उत्थान धर्म कर्म में लीन रहकर ही संभव था, ये असत्य है। और ये जो है तीनों मतलब क्या है? सत्य। 1, 2, 3 सत्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छांदोग्योपनिषद के अनुसार आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। तो यहाँ पर जो है दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्मचारी रूप में, यहाँ पर देखिए, छांदोग्योपनिषद के उल्लेख में मिलता है कि आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु। ठीक है, तो इसका ही मतलब इसमें क्या है? आरुणि का पुत्र कौन था? श्वेतकेतु था। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद ब्रह्मचर्य के लाभ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है, ये भी सही है। भारतीय मनुष्यों ने शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका जो है असत्य है। ठीक है, 5 में देख लीजिए, प्राचीन भारत में शिक्षा होती थी केवल पुस्तकीय, सैद्धांतिक, जीवन की वास्तविकताओं से परिपूर्ण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? तो जीवन की वास्तविकताओं से परिपूर्ण होता था। ठीक है, प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी होती थी? जीवन की वास्तविकताओं से परिपूर्ण होता था। ठीक है, 6 में देख लीजिए, प्रस्तुत गाथांश में निम्नलिखित यहाँ पे में से किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है। शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है इस गद्य में, मनुस्मृति का है, छांदोग्योपनिषद का है, कंठोपनिषद का जो है इसमें जो है नहीं है। ठीक है, कंठोपनिषद का नहीं है, आप जो है गद्य को पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, अब है उपनयन शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें बोल रहा है कि उपनयन शब्द कौन सा समास है। तो पहला देख लीजिए, बहुब्रीहि है, दूसरा द्वंद्व है, तीसरा अव्ययी भाव है, चौथा कर्मधारय है। तो आपको पता है समास के कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं। पहला मतलब अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास किसको कहेंगे? तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो। ठीक है, और वो अलग अर्थ देता है, जैसे गजानन,
गज के समान आनंद यानी कि गणेश। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुब्रीहि समास एक अलग अर्थ देता है। ठीक है, और द्वंद्व समास इसमें द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक समान समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक पक्ष होते हैं। जैसे आपको जैसे सुख दुख दोनों पद क्या होता है, मतलब एक मतलब दोनों उल्टा शब्द होता है, यानी कि बीच में क्या होता है, हाइफन चिन्ह लगा होता है। जैसे मतलब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे रहेगा सुख दुख। ठीक, इस तरह से अगर बीच में हाइफन है तो वो शब्द क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और अव्ययी भाव क्या होता है, अव्ययी भाव में क्या होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, या फिर पहला पद जो होता है वो एक तरह से समझिए कि वो क्या होता है, यानी कि एक तरह से वो या जो है पहला इसमें क्या होता है, उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग, यानी कि अव्ययी भाव। ठीक है, पहला क्या होता है, या तो उपसर्ग हो या नहीं तो पहला पद प्रधान होता है। जैसे उपनयन, तो उपनयन में देख लीजिए, उप जो है पहला पद आ रहा है और नयन उप जो है इसमें प्रधान है। क्या है, उप जो है इसमें प्रधान है। और कर्मधारय क्या होता है, तो कर्मधारय में क्या होता है, दोनों पद जो है विशेषण विशेष से होता है। ठीक है, जैसे नीलांबर, महाजन, महापुरुष, महान है जो पुरुष, नीलांबर, नीला है जो अंबर। ठीक है, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 8 में सैद्धांतिक शब्द है। सैद्धांतिक शब्द क्या है, तो सैद्धांतिक शब्द बोल रहा है इसमें संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण। तो सैद्धांतिक शब्द जो है संज्ञा तो नहीं है, क्रिया यानी कि काम तो नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, ये क्या है, विशेषण है। क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। 9 में है आध्यात्मिक का संधि विच्छेद क्या है, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधि जोड़ आत्मिक, आध्यात्मिक, ई प्लस आ मिल के जो है यहाँ पर क्या है, आध्यात्मिक बना है। समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर अधि प्लस आत्मिक क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। तो ये जो है ये पहला गद्य का जो है, पहला गद्य में 9 प्रश्न था। ठीक है, इसी तरह से दूसरा गद्य रहेगा या पद, उसमें भी आपको उसमें 6 प्रश्न रहेगा, टोटल 15 प्रश्न रहता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए किस तरह से, इसी तरह से जो है पहले पढ़ लेना है, उसका अर्थ समझ लेना है, उसके बाद जब सब क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। चलिए अगले वीडियो में हम व्याकरण लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर